उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास जमुआ नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लोग मिलजुल के रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जब गन्ने की कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने ही मकान पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की बनी हैं। सारे लोगों का घर दूर दूर पे है, पर फिर भी सब लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव के बाहर एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत है और दूसरी ओर गांव। रात को सबके घरों में मिट्टी के तेल के दिए जलने लगते हैं। अब अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को है। गांव के लोग अब अपना बिस्तर घर के बाहर लगाने लगे हैं। अप्रैल के महीने में गेहूं भी पक चुका है और धीरे धीरे लोग अपने खेतों में गेहूं काटने भी जाने लगे हैं। शाम का वक्त है। श्रीधर काका एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपने पोतों के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। श्रीधर काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, इसलिए गांव के सभी लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। काका के 2 पोते हैं, रमन और कार्तिक। रमन की उम्र है करीब 18 साल और कार्तिक की उम्र है 22 साल। बच्चों, गेहूं पक गए हैं। गांव वाले भी अपने अपने खेतों में जाने लगे हैं। तुम लोग गांव वालों के साथ जाकर अपने खेत के गेहूं भी काट लो। शुरू तो करो, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें देरी हो जाएगी। हाँ ठीक है बाबा, हम चले जाएंगे खेत में। अभी तो बहुत टाइम है और उधर समय ही कितना लगता है काम करने में। और गांव वालों की तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों गांव वाले उस तरफ जाने से डरते हैं। कहते हैं उधर कोई आत्मा रहती है। अब आजकल के ज़माने में भी ये लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं। फालतू का अंधविश्वास। इन्हें करना है तो करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अकेले ही करेंगे अपना सारा काम। हाँ सही कहते हो। और बाबा, आप हर चीज़ में इतना जल्दी क्यों मचाते हैं? आपको तो पता है ना, हम इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए हम किसी भी वक्त जाके काट लेंगे गेहूँ। और अब आपकी उम्र हो गई है, अब बस आप आराम कीजिए और हमें काम करने दीजिए। हम सब काम कर लेंगे, आप बस अपना ख्याल रखिए। श्रीधर काका ने मन ही मन में सोचा, तुम लोग आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम लोगों ने इन्हें झेला नहीं है, इन्हें देखा नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें ये दिखे भी नहीं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है करो। वैसे भी अब सही कहा तुमने। साल बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब ये सब भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं। ये बस गांव में अब अंधविश्वास बन के ही रह गई है। अरे दादाजी, अब जमाना बदल गया है और आप भी क्या ये बेकार की बातें किए जा रहे हैं। वैसे भी सुबह 5 बजे उठ के हमें गेहूं काटने जाना है खेत में, और हमें जल्दी सोना होगा। चलिए अब खाना खा लीजिए आप भी, और हम भी सो जाते हैं। सब लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पे चले गए सोने के लिए। कुछ ही देर में सबकी आंखें लग गई। सुबह के 4 बज रहे हैं। श्रीधर काका हमेशा की तरह 4 बजे ही उठ गए हैं और अपने गांव में टहलने के लिए चले गए हैं। टहलते टहलते श्रीधर काका हीरा काका के घर के आगे चले गए। हीरा काका अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं। श्रीधर काका हीरा काका के पास जाके बैठे और बोले, अरे हीरा, तुम अभी तक गेहूं काटने खेत नहीं गए? 5 बजने को है। हाँ, अब आपको तो सब पता है श्रीधर भैया कि हमारा खेत कहाँ है। और जो आपके साथ हुआ उसके बाद तो सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले कैसे भी नहीं जाऊंगा मैं खेत में। भूल गए क्या आपके साथ क्या हुआ था? मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। उस दिन अगर तुम और साहू नहीं आए होते तो आज मैं यहाँ भला बैठे थोड़ी रहता। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो। वहाँ सूरज डूबने के बाद और उगने से पहले जाने का मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। पर अब उस बात को बीतते हुए भी तो सालों हो गए हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कल ही की बात हो। हाँ, इसलिए तो मैंने सोच लिया है, भले ही 4 दिन का काम 8 दिन में हो, पर आसमान में बिना सूरज के वहां नहीं जाऊंगा, वरना कहीं मैं भी आपकी तरह उसका शिकार बनने लगूं, कौन जाने। ये सुनकर श्रीधर काका ने अपने पैरों की ओर देखा। वहां उनके पैरों पे एक चोट का निशान था। श्रीधर काका ने कुछ सोच के हीरा काका से कहा, लगता है 5 बज गए हैं।
गांव में चहल पहल होने लगी है। लोग अपने अपने भैंसों को चारा डालने लगे हैं। चिड़िया भी बोलने लगी है। चलो फिर अब मैं अपने घर जाता हूँ। इतना कह के श्रीधर काका गांव की पतली पतली गलियों से होके अपने घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पोते कहीं जा रहे हैं और वो लोग थोड़ी दूर जा चुके थे, इसलिए श्रीधर काका ने उन्हें आवाज नहीं लगाई और अपनी बहू शांति से कहा, बहू ये दोनों आज इतनी जल्दी उठ के कहाँ जा रहे हैं? तभी अंदर से आवाज आई, अरे पिताजी, ये लोग खेत की ओर जा रहे हैं गेहूं काटने। ये सुन के श्रीधर काका के चेहरे पे चिंता के निशान पड़ गए और उन्होंने डरते हुए खुद से ही कहा, ये लोग इतने सुबह वहां क्यों जा रहे हैं? अभी तो सूरज भी पूरी तरह से आसमान में नहीं निकला। हे भगवान, बस इनकी रक्षा करना। श्रीधर काका अपने घर के आगे कुर्सी पे बैठ के उसी तरफ देख रहे हैं जिसे रमन और कार्तिक गए थे। श्रीधर काका किसी बात से परेशान भी लग रहे थे। करीब 3 घंटे के बाद वो दोनों वापस आके श्रीधर काका के बगल में आके खड़े हो गए। तभी रमन बोला, माँ जरा गुड़ और पानी लाना, बहुत थकावट हो रही है। अरे बच्चों, तुम लोग इतना खुश क्यों लग रहे हो? क्या बात है? खुश तो होंगे ही ना बाबा, आज हमने लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा काट दिया और शाम को आधा हिस्सा और काट देंगे। आज भले ही रात के 10 ही क्यों ना बच जाए, लेकिन हम आधा हिस्सा काट के ही आएंगे। ये सुनते ही श्रीधर काका थोड़ा परेशान होते हुए बोले, तुम्हें शाम को वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम दिन में जितना काम करोगे वही काफी है और कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, सिर्फ गेहूं काटने तक ही काम थोड़ी होता है, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं ना। करते करते वैसे भी समय लग जाएगा। वैसे भी काम हमें ही करना है, हम जल्दी करें या धीरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कर लेंगे। इतना कह के रमन घर के अंदर जाने लगा। उसके पीछे कार्तिक भी घर के अंदर जाने लगा। तभी पीछे से श्रीधर काका गुस्से में बोले, मैं कह रहा हूं ना, तुम लोग अंधेरा होने के बाद वहां नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? श्रीधर काका ने अपने पोतों से इतने गुस्से में कभी बात नहीं किया था। श्रीधर काका को इतने गुस्से में देख के उन दोनों के होश ही उड़ गए। तभी रमन ने बात को संभालते हुए कहा, ठीक है बाबा, हम नहीं जाएंगे। ये कह के वो दोनों घर के अंदर चले गए। श्रीधर काका ने जब सुना कि वो लोग वहां नहीं जाएंगे तो वो भी थोड़े शांत हुए। कुछ ही देर में शाम हो गई। श्रीधर काका अपने पड़ोसी श्यामलाल के पास बैठे थे। तभी श्यामलाल ने बोला, लेकिन कुछ भी कहो श्रीधर, तुम्हारे दोनों पोते जिद्दी बहुत हैं। आपके उस स्मशान वाले खेत में भी सुबह सुबह अकेले ही चले गए थे। मैं तो कहता हूं इन दोनों को थोड़ा संभाल के रखो, वरना अगर ये उसकी नजर में आ गए तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब क्या कहें श्यामलाल, तुम तो जानते ही हो आजकल के बच्चों को। आज के बच्चे कहाँ इन सब बातों पे भरोसा करते हैं। उन्हें ये सब बस अंधविश्वास लगता है। पर मैंने उन्हें कह दिया है कि वो लोग अंधेरा होने के बाद वहां नहीं जाएंगे। श्रीधर काका की बात सुन के श्यामलाल थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे श्रीधर, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे और आज वहां नहीं जाएंगे? जरा जाके देखो तो वो लोग घर पे है या चले गए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे भी इन पे पूरा भरोसा तो नहीं है। मैं एक बार घर जाके देख ही लेता हूं। इतना कह के वहां से उठ के वो अपने घर की ओर आने लगे और उन्होंने अपने पोतों को आवाज लगाई, रमन, कार्तिक, बच्चों जरा इधर आना। श्रीधर काका ने आवाज लगाई पर वहां से कोई भी नहीं आया। घर के अंदर से श्रीधर काका की बहू शांति की आवाज आई, अरे पिताजी, ये दोनों तो स्मशान वाले खेत चले गए हैं। कह रहे थे आज शाम को देर से आएंगे। ये सुनते ही श्रीधर काका की आंखों में एक डर का भाव आ गया। वो चिंता में पड़ गए। वो फिर से अपने घर के आगे कुर्सी लगा के बैठ गए और उसी तरफ देखने लगे जिधर रमन और उसका भाई गए थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रमन और कार्तिक का अभी भी कोई अता पता नहीं था। रमन खेत के पास कुछ काम कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कार्तिक उसे बुला रहा हो। वो उधर जाने लगा। रमन, ओ रमन,
रमन। अभी थोड़ी ही दूर वो बढ़ा था कि कार्तिक ने उसे पीछे से बुलाया। अरे रमन, कहाँ जा रहे हो उधर? कार्तिक की बात सुनकर रमन को एहसास हुआ कि कार्तिक तो वहां है, तो फिर सामने कौन था? अचानक कुछ ही देर में कार्तिक एक शैतान में बदल गया और जोर जोर से हंसने लगा। वो कार्तिक और रमन की ओर आगे बढ़ने लगा। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। तभी गांव का एक आदमी लालटेन लेकर उनकी ओर चिल्लाता हुआ आया। लालटेन की आग देख के वो शैतान वहीं हवा में गायब हो गया। इंतजार करते करते रात के करीब 10 बज गए थे। श्रीधर काका उसी रास्ते पे दिख रहे थे जहां से उनके पोते आने वाले थे। कुछ ही देर में श्रीधर काका को वहां एक गांव वाला और उनके दोनों पोते दिखे। श्रीधर काका ने जब उन्हें सामने पाया तो उन्हें राहत की एक सांस आई। जैसे जैसे वो दोनों श्रीधर काका के करीब आ रहे थे, श्रीधर काका उन्हें बहुत ध्यान से देखे जा रहे थे, जैसे वो उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने महसूस किया कि इन दोनों के चेहरे पर डर है। वो कुछ बोल पाते तभी गांव वाला बोला, काका, इनके साथ भी वही हुआ है जो सालों पहले आपके साथ हुआ था। श्रीधर काका ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में वही दिन एक फिल्म की तरह चलने लगा जो सालों पहले उनके साथ हुआ था। वो गांव से दूर ऐसे ही मौसम में अपने पड़ोसियों के साथ खेतों की सिंचाई कर रहे थे। तभी उनमें से एक पड़ोसी ने कहा, श्रीधर, तुम यहीं रुको, मैं और हरिया घर से थोड़ा खाना, माचिस और कुछ लकड़ियां लेके आते हैं। तब तक तुम यहाँ ध्यान देना, देखना कि पानी किसी और के खेत पर ना चला जाए। इतना कह के वो दोनों वहां से चले गए और श्रीधर काका अकेले बैठ के कुछ कुछ सोच रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के श्रीधर काका खुद से ही बोले, ये इतनी रात को आवाज़ किसकी है? और ये स्मशान के बगल वाले तालाब से आ रही है। कहीं कहीं कोई डूब तो नहीं रहा? चल के देखता हूँ। इतना सोच के श्रीधर काका उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ ही देर में वो श्मशान के पास पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक आदमी को तालाब की ओर बढ़ते देखा। उसे देख के श्रीधर काका बोले, अरे कौन है वहाँ पे? और वहाँ क्या कर रहे हो? मरने का इरादा है क्या? चलो बाहर आओ। पर वो आदमी तालाब के अंदर चलता ही जा रहा था। श्रीधर काका भी उस आदमी के पीछे पीछे तालाब के अंदर जाने लगे और वो उस आदमी को आवाज़ लगाने लगे, पर वो आदमी कुछ भी नहीं सुन रहा था, बस तालाब के अंदर जा रहा था। श्रीधर काका उस आदमी के पीछे पीछे जा रहे थे, पर तभी उनकी आंखों के सामने एक कोहरा सा आ गया और वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। अभी श्रीधर काका कुछ समझ पाते कि तभी किसी ने उनके पैरों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे की ओर खींचने लगा। श्रीधर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनके पैरों को कोई नीचे से खींचे जा रहा था और वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्हें लगा था ये शायद उनका आखिरी ही दिन है। अभी वहाँ से उनके पड़ोसी आ पहुँचे। दोनों जल्दी से अंदर गए और उन्होंने श्रीधर काका को बाहर निकाला। उनका एक पड़ोसी हरिया बोला, मुझे लगा ही था इसे यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि हमने तालाब में हलचल सुन ली और भागते भागते यहाँ आ गए, वरना पता नहीं आज क्या होता। जरा अपने चारों तरफ तो देखो, ये कोई समय है ऐसी बात करने का। श्रीधर काका और हरिया ने आसपास नजर घुमाई जहाँ एक श्मशान घाट था और वो लोग ठीक उसके बगल में थे। वहाँ एक तालाब था और दोनों के सामने एक पीपल का पेड़ था और कुछ बांस के पेड़ थे। यहाँ की हवा में भी एक अलग तरह की नकारात्मक ऊर्जा का एहसास था। सब देखने के बाद श्रीधर काका और हरिया ने हीरा की तरफ देखा। तभी हीरा बोला, अब बस हनुमान जी का नाम लो और सीधे गांव की तरफ चलो। और हाँ, याद रहे, एक बार गांव की तरफ चेहरा कर लिया तो दोबारा इस जगह की ओर मुड़ के मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कह के वो दोनों पतले से रास्ते से होके गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो सब गांव में दाखिल हुए। उन सब ने हीरा के घर आके आग जलाई और वहां बैठ गए। तभी श्रीधर काका ने कहा, पर आखिर ये था कौन और ये मेरा पैर पकड़ के क्यों खींच रहा था? अरे श्रीधर, तुम्हें याद नहीं है
कुछ महीनों पहले मुंशी काका के बेटा रौनक उसी तालाब में डूब के मर गया था। ये वही था जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों समय पे पहुंच गए, वरना आज तो तुम भगवान को प्यारे हो जाते। पर वो मुझे क्यों मारना चाहता था? मैंने तो उसका जीते जी कुछ बिगाड़ा नहीं था। अब वो रौनक नहीं है, वो अब एक प्रेत बन गया है और उसका हम इंसानों से कोई रिश्ता नहीं है। अब उसका एक ही मकसद है, अपनी तरह बाकी लोगों को भी उस तालाब में डुबा के मारना। श्रीधर काका ये सुन के उस वक्त सब समझ गए और उस दिन के बाद ये कसम खाई कि उस जगह पे कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये सारी चीजें अपने पोतों को बताई, वो भी चौंक गए। तभी रमन ने कहा, ओह, तो इसलिए आप हमें अंधेरा होने के बाद वहां जाने से रोक रहे थे। पर दादाजी, आपके साथ ये घटना हुई, आपको तभी इसका कोई समाधान भी ढूंढना चाहिए था। अगर आपने उसी वक्त इसका समाधान ढूंढा होता तो हमारे साथ ये ऐसा नहीं होता। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा श्रीधर काका। पहले तो वो सिर्फ एक तालाब तक ही रहता था, पर अब वो गांव के बाहर तक भी आ जाता है। इससे पहले कि वो गांव में भी घुस जाए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत सिद्ध ओझा को जानता हूँ एक, मैं उन्हें बुलाकर इसको मुक्ति दिलवा दूंगा। लेकिन क्या दादाजी? लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा। उसकी आत्मा बहुत सालों से वहां रह रही है, तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। उससे मुक्ति दिलाने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। क्या तुम लोग इस परेशानी को झेलने के लिए सामने आ सकोगे? ये सुन के उन सबके चेहरों पे चिंता की लकीरें झलकने लगी, पर फिर कुछ सोच के उन्होंने कहा, हाँ दादाजी, हम तैयार हैं। तभी गांव का वो आदमी जिसका नाम विद्रोही था, उसने कहा, श्रीधर काका, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा और आपकी मैं मदद जरूर करूंगा। विद्रोही, तुमने आज जो हमारे लिए किया है, पहले ही उसका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जो हम हमेशा याद रखेंगे। और अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुमसे जरूर कहेंगे। लेकिन अभी अब रात होने लगी है, तुम भी अपने घर जाओ और आराम करो। ठीक है श्रीधर काका, अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी आराम कीजिए। इतना कह के विद्रोही वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह श्रीधर काका और उनके दोनों पोते कहीं जा रहे हैं। वो लोग चलते चलते गांव से बाहर एक झोपड़ी में बैठे एक ओझा के पास पहुंचे। श्रीधर काका ने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद वो ओझा बोला, उसे वहां से भेजना कोई खेल नहीं है, लेकिन किसी भी आत्मा का अंतिम समय जरूर होता है। कभी कोई इंसान अपने वक्त से पहले मर जाता है और आत्मा बनकर अपना समय मृत्यु लोक में बिताता है, पर अपने समय पर वो संसार छोड़ के चला जाता है और हमें आभास हो रहा है कि इस आत्मा का भी अंतिम समय आ चुका है। ये सुनकर श्रीधर काका और भी खुश हो गए और उन्होंने कहा, फिर तो बाबा आप जल्दी चलिए और उसको मुक्ति दिलाइए। ठीक है, चलो, और मैं जो सामग्री तुमसे मंगवाता हूँ वो किसी को बेच के मंगवा लो। इतना कहकर श्रीधर काका, ओझा, रमन और कार्तिक कुछ ही समय में उस तालाब के पास पहुंचे और वो ओझा वहां पे कुछ विधि करने लगा। कुछ ही देर में वो भयानक प्रेत वहां अचानक से सामने आ गया। उसने फिर अचानक से श्रीधर काका की बहू का रूप ले लिया और वो रमन और कार्तिक को बुलाने लगा। रमन, कार्तिक, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। देखो देखो, ये मुझे मार रहा है। रमन और कार्तिक उधर देखने लगे। वो लोग उधर जाने ही वाले थे कि ओझा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, ये वही भयानक प्रेत है, अभी सब साफ हो जाएगा। इसके बाद ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और अग्नि में कुछ फेंका और तुरंत वो प्रेत अपने असली रूप में आ गया और चिल्लाने लगा और फिर देखते ही देखते हवा में घुल गया। कुछ ही देर में ओझा की विधि पूरी हो गई और उसने श्रीधर काका से कहा, हमने तुमसे कहा था ना, इसका अंतिम समय आ गया है। शायद ये अपने जगह तुम्हारे पोतों को लाना चाहता था, इसलिए वो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैंने उसके लिए विधि कर दी है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।
इतना कह के वो ओझा वहाँ से चला गया। श्रीधर काका और उनके पोते भी वहाँ से चले गए और उसके बाद कभी भी रौनक की आत्मा दिखाई नहीं दी वहाँ पे। शायद सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आपका नाम क्या है और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखिए कमेंट में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही और भी वीडियोस देख पाएँ। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।